हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि चैप्टर 3 और यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा के लिए इनके निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या निम्नलिखित को स्पष्ट करना है हमको? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है, इसको हमको बताना है कि क्या है ये तत्व मीमांसा, क्या है ज्ञान मीमांसा, क्या है मूल्य मीमांसा, क्या है। अथवा शिक्षा दर्शन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा है, ये असल में शिक्षा दर्शन के तीन क्षेत्र हैं। तीन क्षेत्र हैं जिससे कि हमें ज्ञान, शिक्षा के बारे में दर्शन पता चलता है, ज्ञान होती है। ठीक है। इसी का शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है कानपुर में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, तत्व मीमांसा को संक्षेप में समझाइए तथा शिक्षा के दर्शन में इसका निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा में संबंध बताइए तथा शिक्षा के लिए ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा के लिए मूल्य मीमांसा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो शॉर्ट में जो ये लॉन्ग एक क्वेश्चन है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बना दिया गया है जिसको कि आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए आज हम ये मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आंसर है कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में दर्शन के निम्न 3 बड़े भाग किए जाते हैं, है ना। 3 भाग किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। शिक्षा को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 3 तत्व से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है। तत्व मीमांसा क्या है? यानी कि मेटाफिजिक्स इसको कहा जाता है। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स क्या है? इसके अंतर्गत निम्न 5 विभाग आते हैं। क्या है? पहला पॉइंट है कि ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। इसमें ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेकारूपता, इन सबके प्रमाण आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। मतलब ये जो तत्व मीमांसा है, इसका पहला पॉइंट है कि इसमें ईश्वर के लिए, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के, स्वरूप के और एक रूपता के बारे में हम इसके बारे में इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, करते हैं। और पॉइंट 2 है कि आत्म संबंधी तत्व ज्ञान। इस विभाग के अंतर्गत जीवन के अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व की स्वतंत्रता, परतंत्रता, शरीर से उनके पारस्परिक संबंध आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। मतलब जो हमारी आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उससे हमारे शरीर का क्या संबंध है, आत्मा और शरीर से एक दूसरे का क्या संबंध है, हमारी जो आत्मा है उसका इस वातावरण में क्या संबंध है इससे, और जो है कि इन जो हमारा जो इस वातावरण से क्या संबंध है, ये जो है कि आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान इससे हमको मिलता है। ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान क्या हो गया कि इसमें ब्रह्मांड के स्वरूप, उसके अक्षर और नश्वर तत्वों, उसके सदी और शांत तत्वों, इन विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। ब्रह्मांड में जो इतने सारे अक्षर, नश्वर तत्व और स्वरूप घूम रहे हैं, उन सब के बारे में हमको इस तत्व मीमांसा के अंदर हम ब्रह्मांड का भी विज्ञान का पता लगाते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में जो इतने सारे पॉजिटिव चीजें हैं जिसे अगर हम चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमको ब्रह्मांड के विज्ञान के बारे में हमको तत्व मीमांसा में पता चलती है। ठीक है। सृष्टि विज्ञान। इसमें ब्रह्मांड के विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे ब्रह्मांड एक है अथवा अनेक,
इसकी रचना भौतिक तत्वों के सहयोग से हुई है अथवा आध्यात्मिक के सहयोग से आदि। सृष्टि का विचार मतलब सृष्टि का भी विचार इसमें किया जाता है कि जब ब्रह्मांड बन गया, अब सृष्टि यानी कि यह दुनिया कैसे बनी, तो इसके बारे में कि विचार किया जाता है कि ब्रह्मांड एक है या अनेक है, एक ही ब्रह्मांड है या अनेक ब्रह्मांड है। इसकी रचना भौतिक तत्वों से हुई है, किसकी जो है कि सृष्टि की, या फिर अभौतिक तत्वों से हुई है, आध्यात्मिक के सहयोग से हुई है। ये सब के बारे में हमको ज्ञान तत्व मीमांसा से प्राप्त होता है। सृष्टि शास्त्र के बारे में भी हमको पता चलता है भाई, क्या कि सृष्टि शास्त्र इस विभाग से सृष्टि की उत्पत्ति अथवा रचना से संबंधित समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किस प्रकार से हुई है, यदि उत्पत्ति ना होकर रचना हुई हो तो वह किस प्रकार की हुई है, आदि पर विचार किया जाता है। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसकी रचना किस प्रकार से की गई है, और अगर नहीं हुई हो तो इसका प्रकार ये किस प्रकार का हुआ है, इसकी विचार के बारे में, ये किस तरह से बना है, सृष्टि हमारी दुनिया किस तरह से बनी है, इसके बारे में भी हम तत्व मीमांसा में इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसे चीज के बारे में हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड, हमारे सृष्टि का विज्ञान, आत्मा, ईश्वर, लोक परलोक, ये सब चीज के बारे में हमको तत्व मीमांसा से प्राप्त होता है। आफ्टर ऑल ये बात ये हुई, 5 तत्व इसमें ये है कि इसमें ईश्वर, हमारी आत्मा का ईश्वर से जो कनेक्शन है, वो ब्रह्मांड किस तरह से बना, ब्रह्मांड के बाद जो हमारी सृष्टि का निर्माण किया गया वो किस तरह से, वो भौतिक है क्या भौतिक है, क्या है चीज, क्या भौतिक तत्वों से मिलकर के ही बना है या उसमें कोई तरह की कोई मतलब की रचना किस प्रकार से हुई है सृष्टि की, शास्त्र क्या है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसमें शास्त्र का क्या रोल रहा है, इन सब चीज के बारे में हम तत्व मीमांसा के जब पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो और क्या है कि शिक्षा के लिए तत्व मीमांसा का निहितार्थ क्या है कि वस्तुतः तत्व मीमांसा की जीव जगत संबंधी अवधारणा, छात्र की कल्पना, छात्र शिक्षक संबंध, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, भौतिकवादी दर्शन में आस्था रखने वाला शिक्षक बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही दिखेगा तथा उसकी शिक्षण विधि भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होगी। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्य भी भोगवादी तथा ठोस जगत में सुखपूर्वक रह सकने से संबंध होंगे, लेकिन इनके विपरीत यदि जगत तत्वों से बना हुआ स्वीकार किया जाएगा तो छात्र तथा शिक्षक संबंधी अवधारणाएं उसी के अनुरूप बदल जाएगी। देखो, ये शिक्षा के लिए तत्व मीमांसा क्या है कि अगर जो है कि ये जो भौतिकवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन में आस्था रखने वाला, भौतिकवादी दर्शन में अगर आस्था रखने वाला शिक्षक होगा तो वो बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही दिखेगा। ठीक है, वो बालक को किस तरह से देखेगा, भौतिक पदार्थ के रूप में, क्योंकि वो भौतिक पदार्थ से में आस्था रख रहा है। ठीक है, तथा उसकी शिक्षण विधि भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होगी। ठीक है, ऐसे सिद्धांत में जीवन के मूल्य भी भोगवादी तथा ठोस जगत में सुखपूर्वक रह सकने से संबंधित होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भौतिकवादी होगा तो फिर उसकी अवधारणा, जो सोच है, जो समझ है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो छात्र को किस तरह से वो देखेगा, वो उसका नजरिया बदल जाएगा। तो किस तरह से वो फिर किस तरह से सोचेगा, ये सब चीज जो है कि तत्व मीमांसा के निहितार्थ हैं। ठीक है, अब ज्ञान मीमांसा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल जेंसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ज्ञान मीमांसा क्या है, पॉइंट नंबर 2 इसका क्या है।
इपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसको इंग्लिश में इपिस्टेपोलॉजी कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा को ही पुराने समय में दर्शन विभाग कहा जाता था और तत्कालीन दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया था। देखो, ज्ञान मीमांसा को पुराने समय में क्या कहा जाता था, दर्शन विभाग कहा जाता था और तत्कालीन जो अभी है दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र के प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया। मतलब पहले जो कहा जाता था यानी कि दर्शन विभाग, वही चीज अभी भी स्वीकार कर रहा है। ठीक है, इस विभाग में मानव बुद्धि एवं उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे दृष्टि के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा, उसके साधन, प्रमाण, ज्ञान के स्वरूप, सत्य और असत्य के स्वरूप, यथार्थ और भ्रम के स्वरूप, मानव बुद्धि के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकने की संभावनाएं आदि। ठीक है, मतलब इसमें जो भी सत्य असत्य है, ज्ञान, दृष्टि, ज्ञान जो है कि साधन, प्रमाण, ज्ञान, स्वरूप, सत्य असत्य, यथार्थ, भ्रम, जो भी है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि सच में सृष्टि क्या है, किस तरह से बनी है, ईश्वर से हमारा जो रिश्ता है वो किस तरह का है, आत्मा परमात्मा क्या चीज होती है। ठीक है, ज्ञान हमारे ज्ञान के लिए हमारी किस तरह से हमको ज्ञान के बारे में प्राप्त होता है। ठीक है, सत्य और असत्य क्या है, इन सब चीज के बारे में हम ज्ञान मीमांसा में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा में संबंध। जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, उसमें क्या संबंध है। ज्ञान मीमांसा व तत्व मीमांसा में आपस में संबंध होते हैं। उदाहरणार्थ, जगत के संबंध में यदि हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी है तो ज्ञान प्राप्त के साधन प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान से संबंध होंगे। ज्ञान प्राप्ति की विधि वैज्ञानिक मानी जाएगी और प्रत्यक्ष ज्ञान ही केवल वैध माना जाएगा। जबकि जगत को यदि आध्यात्मिक माना जाता है तो ज्ञान प्राप्ति की विधि तर्क तथा सहज ज्ञान से संबंध होगी। ठीक है, तो इस ज्ञान और तत्व मीमांसा में क्या अंतर हुआ कि ज्ञान मीमांसा व तत्व मीमांसा में आपस में संबंध होते हैं, ये माना गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए जगत के संबंध में यदि हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी है, मतलब कि जो जगत का निर्माण हुआ है वो अगर भौतिकवादी तौर पर हुआ है, तरीके से हुआ है, तो ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान से संबंध हो गए। तो हम उससे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जगत का जो निर्माण हुआ, अब उसके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो एक साधन बन गया इंद्रिय ज्ञान के संबंध में कि हम इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की विधि वैज्ञानिक मानी जाती है। जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में पता करते हैं, सर्च करते हैं, बहुत सारा रिसर्च होता है, तब जाकर करके हम किसी भी चीज को सही मानते हैं। नहीं, ये तो पता ही होगा ना कि जो भी चीज दुनिया में है, ठीक है, उसके बारे में हम जो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और फिलोसोफर हैं, इन लोगों ने पहले उसके बारे में पूरा सर्च किया है, प्रैक्टिकल किया है, देखा है, समझा है, तब जाकर के किसी चीज को माना है। ठीक है, तो यही बात है कि जो ज्ञान प्राप्ति की विधि है वो वैज्ञानिक मानी जाएगी और प्रत्यक्ष ज्ञान ही केवल वैध माना जाएगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमको उन सब चीज से मिलेगा वही हमारा क्या होगा, मेन ज्ञान होगा। जबकि जगत को यदि आत्मिक माना जाता है, अगर जगत को आत्मा से रिलेटेड माना गया, ठीक है, आत्मिक माना जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति की विधि तर्क तथा सहज ज्ञान से संबंध होगी। ठीक है, तर्क दिया जाएगा इसमें। ठीक, अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। शिक्षा के लिए ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता क्या है। शिक्षा जो है उसके लिए ज्ञान मीमांसा किस तरह से आवश्यक है।
तो विद्यालय का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय ज्ञान मीमांसा हमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब जब हम कोई शिक्षा का कोई जब ज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण करते रहते हैं, बनाते हैं, तो इसके बारे में जो है कि सही तरीके से उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखा जाता है, जांचा जाता है, समझा जाता है, तभी कोई थ्योरी दी जाती है। ठीक है, जो इतने सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो उन लोग ऐसे ही तो सोचे और नहीं दे दिए ना, पहले उसके बारे में सब कुछ देखा, समझा, रिसर्च किया, जाना कि जो दे रहे जो भी परिभाषा दिया जा रहा है, जो सिलेबस बनाया जा रहा है, पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, उसमें जो भी थ्योरी ऐड की जा रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी ये स्पष्ट होता है, तभी ये डाला जाता है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा हमारी शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक विधि का क्रम, प्रयोग, अनुकरण तथा असत वाक्य की महत्ता, सहज ज्ञान पर अधिक निर्भर रहना आदि हमारी दार्शनिक धारणाओं का स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। मतलब कि जो भी सही गलत क्या है, सच में किस तरह से हमारे पाठ्यक्रम का किस तरह से निर्माण होगा, उसके अंदर क्या सिलेबस दिया जाएगा, इसके बारे में सही तरह से प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जांच के समझ करके सहज ज्ञान पर अधिक निर्भर रहना आदि दार्शनिक धारणाओं का स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। मतलब इन सब को जान के समझ के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम मूल्य मीमांसा क्या है, पॉइंट नंबर 3, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? एक्सियोलॉजी। ठीक है, एक्सियोलॉजी में क्या होता है कि मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इसके अंतर्गत निम्न 3 विभाग होते हैं। मूल्य मीमांसा के अंदर तीन विभाग होते हैं। कौन कौन? तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो क्या है कि मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इसके अंतर्गत निम्न 3 विभाग होते हैं। तर्कशास्त्र पहला है। ठीक है, तर्कशास्त्र में क्या हुआ कि कोई भी वैज्ञानिक जो है अपने दिए हुए जो परिभाषा है उसके ऊपर पहले तर्क करता है, जांचता है, देखता है, समझता है। ठीक है, फिर मूल्य उसका निकालता है। तो तर्कशास्त्र क्या है? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत तर्कशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तर्क के द्वारा ही यथार्थ के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जब तक ये तर्क नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये जानेगा नहीं उसके बारे में, तब तक कि वो सही रूप में जो जिस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में वो सही स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकता है। ठीक है, सही आकार नहीं दे सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई चीज बनानी होती है तो पहले हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं, सोचते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बारे में कि किस तरह से हमको ये चीज करना है। ठीक है, उसको हम पूरा एक चार्ट तैयार करते हैं। उसके बाद फिर चार्ट तैयार करने का मतलब स्वरूप तैयार करना। ठीक, स्वरूप बनाते हैं, फिर उसके अनुसार हम उस चीज को करते हैं। तो अगर वो चीज सही मिल गई, जिस तरह का सोचा उस तरह का हुआ और सही रिजल्ट आया, तो ये जो है कि जो स्वरूप का हम लोगों ने निर्माण किया उसका सही से निर्धारण हुआ। ठीक है, ये बात है। यह शास्त्र ही अपनी आगमन और निगमन विधियों के द्वारा तर्क की वैज्ञानिक विधि का बोध कराता है। ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत तर्क पूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, इसके लक्षण, तर्क की पद्धति आदि के संबंध में विचार
किया जाता है। ठीक है, हम इन सब चीज के बारे में तर्क करते हैं। ठीक, फिर है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में क्या हो जाएगा कि इस विभाग के अंतर्गत मनुष्य के आचरण के से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करके विलक्षण किया जाता है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। मतलब नीति शास्त्र में जो है कि मनुष्य का जो आचरण होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं कि कैसा होना चाहिए, एक अच्छे इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए, जो कि अपने आचरण को तो सही बनाए ही, साथ साथ उसके अच्छे आचरण को देख के दूसरे भी देखें तो उससे प्रभावित हो। ठीक है, तो ये नीति शास्त्र के अंतर्गत होता है। सौंदर्य शास्त्र क्या हुआ कि इस विभाग में सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य अथवा असौंदर्य क्या है। सौंदर्य मतलब कि या तो इंसान से की सौंदर्यता या फिर जो जगत की सौंदर्यता है, हाँ उसके, ठीक है, और उसके सौंदर्यता के बारे में भी और सौंदर्यता के बारे में, मतलब खूबसूरती के भी बारे में और बदसूरती के भी बारे में पता किया जाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है तथा इसके मानदंड क्या हो सकते हैं, और इसकी जो सुंदरता अगर है तो इसका मानदंड क्या है, नाप तोल कर करके सौंदर्यता के बारे में भी बताया जाता है। और अगर सौंदर्यता क्या है और इसके मानदंड क्या है, ठीक है, इसका वही नाप तोल कर करके सौंदर्यता के बारे में बताया जाता है। शिक्षा के लिए मूल्य मीमांसा की आवश्यकता क्या है भाई। शिक्षा के लिए मूल्य मीमांसा की आवश्यकता क्या होगा। तो शिक्षा की दृष्टि से दर्शन शास्त्र की यह शाखा का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से दर्शन शास्त्र की इस शाखा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक जीवन नीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है। नैतिक जीवन जो है, हमारी नैतिक जीवन जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, तथा सद जीवन सौंदर्य शास्त्र तथा नीति शास्त्र दोनों के अंतर्गत आता है। और ये सद जीवन जो है कि जो जीवन हमारा होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, सद्भाव वाला होना चाहिए, सद आत्मा वाला होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में नीति शास्त्र और जो है कि सौंदर्य शास्त्र में दोनों के बीच में संबंध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मूल्य मीमांसा हमारी अनुशासन संबंधी धारणाओं को प्रभावित करती है कि हम अपने लाइफ में किस तरह से अनुशासित रहें। इसीलिए स्कूल में अनुशासन के बारे में भी हमारे टीचर्स हमें बताते हैं। ठीक है, मूल्य मीमांसा के ही अंतर्गत करने योग्य क्रम, ना करने योग्य क्रम की व्याख्या की जाती है। क्या कर्म हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमको ज्ञान मूल्य मीमांसा में प्राप्त होता है। ठीक है, एवं मानव व्यवहार के औचित्य अनौचित्य का विचार किया जाता है। ठीक है, हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, चित्त मतलब आत्मा, हमारी आत्मा किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, किसी के लिए भी हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई बुरा सोच नहीं होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो सभी के लिए अच्छा सोचे। ठीक है, एक अच्छा इंसान जिस तरह से होता है उस तरह का जो है कि हमारा चित्त होना चाहिए। हाँ, और औचित्य के बारे में भी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर की हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ठीक है, तो हमारा औचित्य अगर बुरा है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बुरा तो बुरा ही होता है, अच्छा करना चाहिए। हमारे अंदर हर किसी के अंदर जो बुराई होती है, लोग जानते हैं अपने अंदर के बुराई को भी समझते हैं कि मेरे अंदर क्या बुरा है, तो उस चीज को जानो, समझो और उसके बाद फिर उसको सही करो। ठीक है, तभी
हमारे अंदर के अच्छे इंसान का निर्माण होगा। ठीक है, तत्व मीमांसा में, मूल्य मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, और इन सब चीज को ज्ञान के बारे में ज्ञान करके, समझ करके हम अपने अंदर के एक अच्छे इंसान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, तो आपसे अब इजाजत चाहती हूँ। कल फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कर देना और दूसरों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए बाय बाय।